है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। और मनोज झा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई ठाकुर अपना घमंड छोड़ो, उससे बाहर आओ। आप गुजरों का राजपूतों का क्या है विवाद? क्या है विवाद? तो वही है ना अहम का, कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हो। लालू प्रसाद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में इस घमंड को तोड़ा, इस अहम को तोड़ा। मतलब पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर के बॉर्डर पर किसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं? गुजरों दी, मुसलमान गुजरों दी हैं, बकरवाल जिन्हें कहते हैं उन्होंने दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता ठाकुर का कुआं इस समय बड़ी चर्चाओं में है और इस पर तो अब विवाद भी शुरू हो गया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए इस कविता को पढ़ दिया और उसके बाद विवाद शुरू हो गया। राजपूत समाज के लोग इसे अपने मान सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं और बिहार में मनोज झा के खिलाफ अक्षत्रिय महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। इस कविता में आखिर विवादित ऐसा क्या है, इस पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इंजीनियर चौधरी शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। चौधरी शेषराज पंवार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इसके लिए अवसर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की वो कविता ठाकुर का कुआं आपने पढ़ी या नहीं? बिल्कुल पढ़ी है कविता पढ़ी है। और कविता ही नहीं पढ़ी, ये जो कविता है ये मुंशी प्रेमचंद का लेख है ठाकुर का कुआं, उसके ऊपर कविता है। और कविता का शीर्षक जरूर ठाकुर का कुआं है, लेकिन वो उसमें शुरुआत जो है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। तो ये कि इसमें सामाजिक संरचना के ऊपर है। मुंशी प्रेमचंद ने उसका वर्णन बहुत अपने मार्मिक शब्दों में किया है उसका, कि साहब वो पति, एक अनुसूचित जाति की महिला का पति बीमार है, उसको वो पानी नहीं पिला सकती। पानी जो घर में है वो सड़ा हुआ है, शायद उसमें कोई जानवर मर गया उनके कुएं में, क्योंकि कुएं उस समय बटे हुए हैं अलग अलग। ठाकुर का अलग है और अनुसूचित जाति का अलग है, या और जो और समाज है उसका अलग है। तो ये सामाजिक संरचना का विषय है। और मनोज झा का जो आशय है वो ये दिखाने का है कि भाई पिछड़े वर्ग के पास कुछ नहीं है और उसे अगर कुछ मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। उनका आशय जो था कविता पढ़ने का ये था। लेकिन आप इसको ऐसे समझें, ओम प्रकाश वाल्मीकि खुद अपने आप में एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं। हालांकि वो आपको शायद जानकारी नहीं होगी, वो बड़ला गांव मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले थे। और उन्होंने अपने गांव का वर्णन नहीं किया, ये उन्होंने अपनी आप बीती नहीं लिखी, ये अपने विचार नहीं दिए हैं। वो साहित्यकार थे, आलोचनात्मक लेख भी लिखते थे और दलित साहित्य विशेष रूप से लिखते थे। तो दलित साहित्य में उन्होंने इस पे लिखा, इस पे खाली उन्होंने कविता बनाई। यहाँ वो आपको ताज्जुब होगा, यहाँ वो मुंशी प्रेमचंद से वो अलग नहीं है। असली तो वर्णन मुंशी प्रेमचंद का है कि वो एक अनुसूचित जाति की महिला बेचारी जो है वो रात को किसी तरह से कोशिश करती है कि ठाकुर के कुएं में से पानी ले आऊँ रात को जो है। लेकिन वहाँ वो ये भी वर्णन करती हैं कि जो ठाकुर समाज की महिलाएं वो क्या कह रही हैं, भाई घर में जो पानी रखा वो नहीं चलने का, अब दूसरा ताज़ा भर के लाओ। और वो दूसरों को कह रही है कि तो ये तो ऐसा होगा जैसे हम जो है कोई दासियाँ हों। तो वो दूसरी उसको कहती है कि इसमें कम संशय क्या है, भाई तुम वही तो कर रही हो। तो ये एक सामाजिक एक संरचना का उस समय का मुंशी प्रेमचंद जी के टाइम का वर्णन है। उस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है। और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहीं कहीं ऐसा ही नहीं है वो हर जगह मुंशी प्रेमचंद को समर्थन ही कर रहे हैं। कफन जो मुंशी प्रेमचंद का जो नावल है, उपन्यास है, उसमें उन्होंने मुंशी प्रेमचंद को मतलब उसकी आलोचना की है। मुंशी प्रेमचंद जी को उन्होंने कहा है कि साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनुसूचित जाति का एक युवा महिला बेचारी मर जाए और उसको उसका संस्कार करने के लिए उसके ससुर और वो पति जाएं किसी के यहाँ उधार लेने के लिए, और वो उधार लेकर के जो पैसा लेकर आए उसकी दारू पी जाएं और वो संस्कार ना करें।
ये उनका कहना ये था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कि ये मुंशी प्रेमचंद जी ने मतलब नीचे मतलब बहुत मतलब उनको इस हालत में दिखाना उनको उचित नहीं है, ये मानवता का विरुद्ध है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, और ये प्रथम श्रेणी अधिकारी थे, ये भी बता दूं मैं आपको, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, देहरादून में रहते थे, मेरे मित्र भी थे, मेरे उनसे संपर्क भी होता था। तो एक साहित्यकार ने एक साहित्य के ऊपर ही एक कविता लिखी है और उसको उन्होंने पढ़ दिया, क्या नाम, मनोज झा जी ने। तो उसमें इतना ज़्यादा ऐसा कुछ तो कहा नहीं है, उसने कोई भी शब्द नहीं कहा ठाकुर के लिए। नहीं, उन्होंने ये वहाँ पर कहा है इस कविता को पढ़ने के बाद कि अपने अंदर के ठाकुर को मारना होगा। हाँ, तो ठाकुर से तात्पर्य क्या? अब आप मनुस्मृति के बारे में आप मेरे से बात कर रहे थे, मनुस्मृति क्या कहती है? वही तो वर्ण व्यवस्था करती है, कोई श्रेष्ठ है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है। तो नंबर 2 पे उन्होंने क्षत्रिय को रखा मनुस्मृति में। अब क्षत्रियता में ठाकुर साहब हो गए, ठाकुर साहब का मतलब घमंड, घमंड है। तो उन्होंने यही तो कहा कि भाई इस घमंड को छोड़ो, अब छोड़ो, अब संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब बराबर है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लोकतंत्र में तो परीक्षण जो है वो मतलब आदमी के व्यक्ति के हिसाब से है, ना कि उसके जाति से और पद से या पैसे से नहीं है परीक्षण। लोकतंत्र नहीं परीक्षण करता। अब ये जितने ये अभी मनुस्मृति का आप इफेक्ट को देखें जरा सा, जितने ये मुसलमान कन्वर्ट हैं, ये कहने की बात है खाली कि साहब औरंगजेब ने इनको जबरदस्ती बना दिया। अब धोबी, दर्जी, तेली, नाई, इन पर से क्या वसूलना था उसने, क्यों बना दिया जबरदस्ती? वो इसलिए बना दिया कि मनुस्मृति अंग्रेजों के शासनकाल में या मुगलों के शासनकाल में इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई थी कि आम आदमी इससे कटने लगा था। तो उसने अपना विकल्प ढूंढा, वो इधर उधर कन्वर्ट हो गया कि सब इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ तो बराबरी है, वहाँ आदमी को आदमी तो समझे, कम से कम रोटी तो एक साथ बैठ के खाते हैं, नमाज तो एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। आपके मतलब जो उस समय वर्ण व्यवस्था में तो नहीं कर सकते ऐसा कि आप मंदिर के तो दूर तक भी नहीं जा सकते, चबूतरे पर नहीं चढ़ सकते, चारपाई पे नहीं बैठ सकते, मतलब वो तो सारे नियमावली इस तरह की है कि भाई वो तो इस नियमावली से, मनुस्मृति से विद्रोह करके ही मुस्लिम बने हैं ज़्यादातर। वो कन्वर्जन जो है वो ज़्यादातर उसमें है कि भाई आदमी तो बन जाऊँ मैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है मुझे। एक गरीब आदमी है बेचारा, वो रोटी कमा के खा रहा है, वो दर्जी का काम कर रहा है, धोबी का कर रहा है, तेली का कर रहा है, नाई का कर रहा है, तो वो उसमें गलत क्या, उस आदमी तो मान लो। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में तो ठाकुर साहब जो है कर्पूरी ठाकुर, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, वो मतलब उनका मकसद जो है ये कहने का मनोज झा का, ये भाई अपने अंदर का घमंड को छोड़ो, उस घमंड से बाहर आओ और लोकतंत्र के हिसाब से रहो। अभी मतलब आप रोज देखते हैं भाई कितना अपमान कहाँ नहीं हो रहा है, मतलब आप अनुसूचित जाति के साथ में या पिछड़े वर्गों के साथ में या जो बेचारा जो है जिस पर मतलब आपने तो देखा है कि भाई चेहरे पे पेशाब करना, मतलब ये मतलब तो नीचता की पराकाष्ठा है ना। अब उसे क्या कहें, क्या कहें आप? अब आदमी जो भी थोड़ा बहुत जिसमें बुद्धि है वो कैसे स्वीकार करेगा कि साहब इस तरह के अमानवीय कृत्य उनके साथ हों, नंगा करके पीटना, किसी को जो है उसके ऊपर पेशाब कर देना, ये सब मानसिकता क्रूर मानसिकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब राजपूत समाज इसको अपने मान सम्मान से जोड़कर देख रहा है और मनोज झा का बिहार में विरोध भी शुरू हो गया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कारण तो वही है कि भाई आपको घमंड है, और मनोज झा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा भाई ठाकुर पन्ना अपना घमंड छोड़ो, उससे बाहर आओ, मत करो ऐसा जो है। लेकिन वो तो दूसरी तरह ले जाना चाहता आदमी। आप गुजरों का राजपूतों का क्या है विवाद, क्या है विवाद? तो वही है ना अहम का, कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हो, यही तो है, और क्या है। तो ये बिना मतलब देखिए लोकतंत्र में ये सब तो होगा। अब लोकतंत्र में इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आलोचनाएं भी होंगी, विवेचनाएं भी होंगी, चर्चाएं भी होंगी, और गलत को गलत कहेंगे भी लोग बाग, किसी ना किसी दिन तो स्वीकार करना पड़ेगा। समय आ गया है, बहुत हो गया, मतलब आज़ाद हुए बहुत समय हो गया, 75 साल होने जा रहे, 76 साल। राजपूत समाज ने देश के लिए, देश की जनता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने धड़ भी तो कटवाए हैं। उन्होंने ही कटवाए, ये कैसे कह सकते हैं कि साहब जो देश के लिए सिर्फ उन्होंने ही कटवाए हैं?
आप किस संदर्भ की बात कर रहे हैं? या महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं? ये तो आप जो है मतलब अगर बाबर को किसने बुलाया? बाबर को आमंत्रण किसने दिया? राणा सांगा ने बुलाया ना। तो वो क्या देश के लिए था या व्यक्ति के लिए था? तो ऐसा नहीं कह सकते कि साहब जो है वो उनके, ठीक है जो आदमी सत्ता होता है वो अपनी बचाने के लिए सब कुछ करता है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ गुजरों ने दी है। आप ऐसा थोड़ा ही कर देंगे आज भी। आप छोड़िए, आप मतलब पाकिस्तान विभाजन के बाद कश्मीर के बॉर्डर पर कौन जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं? गुजरों ने दी, मुसलमान गुजरों ने दी हैं, बकरवाल जिन्हें कहते हैं उन्होंने दी है। उन्होंने आतंकवादियों को विहीन कर दिया था घाटी को, तब तो जाकर सफलता मिली। तो ऐसा नहीं है कि वो कुर्बानी सभी देते हैं भाई, जिसमें देश प्रेम है वो तो देगा ना। और फिर दूसरी बात, क्या हम प्रतिकार ले रहे उसका? क्या हमें उसका वो चाहिए कि साहब जो हमने मतलब सर कटा दिया तो मैं उसका वो मतलब हमें मानते ही रहो आप? संविधान नहीं देगा अत्याचार करने का अधिकार, या आपको बड़ा मानने का अधिकार, या आपके अंदर अहंकार की भावना देने का अधिकार संविधान नहीं देता। संविधान का तो मतलब ही है, लोकतंत्र का तो मतलब ही है बराबर। लोकतंत्र की पहली ही जो जरूरत है वो बराबरी की है। अगर बराबरी की भावना है तो ही लोकतंत्र बचेगा। तो बराबरी की भावना का ही तो सवाल है। अब ये तो आएगा, ये हो गया, बहुत निकल गया समय। अब जो आदमी में शिक्षा आ रही है, समझने का अधिकार आ रहा है, अच्छे बुरे को सोचने का अधिकार आ रहा है, वो हर चीज़ अपना सम्मान भी देखेगा। तो सम्मान तो जो पिछड़ा समाज है या अनुसूचित जाति का समाज है उसको भी तो अधिकार है अपना सम्मान लेने का। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये जो कविता लिखी, तो मतलब क्या उन्होंने इस तरह से मतलब स्वयं पर जो है ये महसूस किया कि भाई इस तरीके का भेदभाव समाज में हो रहा है? नहीं, ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया, क्योंकि उनका पूरा लेखन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का वो दलित साहित्य में पूरा लेखन ही उनका जो इस बात पर केंद्रित है। लेकिन इसको तो मैंने पहले ही बताया ना, ये कविता जो है ये ठाकुर का कुआं तो लेख है, मतलब मुंशी प्रेमचंद का, और उसमें यही सब है, भावना सारी की सारी यही है। तो उसके ऊपर इन्होंने खाली एक कविता बना दी। वो कविता भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, वो तो 7-8 लाइन की कविता है, और वो उसमें गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो किसी ठाकुर को कुछ नहीं कहा। उसने यही तो बताया कि भाई वो पानी नहीं पी सकते इस कुएं से, क्योंकि उनका अधिकार है उस पर, खेत उनके हैं, उसमें से मिट्टी नहीं ला सकते, चूल्हा भी, रोटी उनकी है, रोटी बाजरे की, बाजरा उनका, मतलब खेत उनका, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। तो अपनी व्यथा ही तो बोली है। व्यथा बोलना कहीं से अपमान कैसे हो गया? कहीं उसने कोई गाली दी, कोई अपमानित किया, कोई अपमानित का शब्द है, कोई उसमें अपमान करने वाला, ऐसा भी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए कल जो कुछ हुआ हुआ, मनुस्मृति में जो कुछ हुआ हुआ, वर्ण व्यवस्था में जो कुछ हुआ हुआ, उसको हम नहीं कह रहे अब कुछ, लेकिन आज तो नहीं होना चाहिए ना वो। लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव सब मनोज झा के पक्ष में आन खड़े हुए हैं। नहीं तो एक तो पहली तो बात यह है कि जो मतलब वो एक विचारधारा है आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के हैं, पंडित हैं, वो तो झा है। लेकिन मतलब ये बुद्धि, मतलब ये कोई नियंत्रण थोड़ा ही किसी की वो जागीर तो नहीं है, एक विचारधारा है। विचारधारा ये मानती है कि भाई नहीं, ये होना नहीं चाहिए। लालू प्रसाद वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में इस घमंड को तोड़ा, इस अहम को तोड़ा। और नहीं तो बिहारी जो हैं यहाँ से जाते थे पंजाब से, जितनी पैसे पूसे बेचारे साल भर में या 6 महीने में लेके जाते थे, वो स्टेशन पे ही ले लिए जाते थे उनसे। इतना अमानवीय व्यवहार बिहार में होता था। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जो है वो समाजवाद के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं। मुलायम सिंह नहीं थे, वीपी सिंह की गवर्नमेंट को गिराने में मुलायम सिंह का हाथ था। अविश्वास प्रस्ताव में मुलायम सिंह ने वीपी सिंह के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन लालू यादव ने समझौता आज तक नहीं किया। अब उसको जो कुछ भी है फंसा फंसू के जो कुछ भी कर रहे हैं, वो तो चूंकि व्यवस्था भाई ऐसी है, वो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बीज तो ज़मीन में ख़त्म होकर के तभी पौधा निकलता है। तो हमारी ये हमारी जो एज ग्रुप है, हम तो बीज हैं, निपट जाएंगे, कोई बात नहीं, पौधे तो जमेंगे ही। चलिए, तो चौधरी शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।